देखिए, नंबर उठाने का प्रयास जो होता है हर बच्चे का होता है, लेकिन हर बच्चा क्या इस तरह से तैयारी कर पाता है? कम समय में ज्यादा नंबर कैसे लाया जाए? साथियों, कम समय में ज्यादा नंबर लाने की जो ये सिलसिला है, आपको अगर जब धर लेगा तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं। खास करके आपने देखा होगा कि जो बच्चे अगर 450 नंबर लाते हैं या इससे प्लस नंबर लाते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका किस सब्जेक्ट का होता है? हिंदी का होता है। तो आपको भी चाहिए हिंदी की एक बहुत अच्छा क्लास, जो कम से कम 15 से 20 मिनट में पूरी चैप्टर से बनने वाली एमसीक्यू और जो पूछा गया क्वेश्चन है उनका सीरीज। तो मैं हूं सौरभ, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब लेक्चर के अंदर। साथियों, 4 चैप्टर तक मैंने पूरा पढ़ा रखा है। 5वां चैप्टर हमारा है नागरी लिपि। 5वां जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है नागरी लिपि, और यह एक प्रकार की क्या है? निबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी विधा क्या है, अगर आप थोड़ी देर टिक जाएंगे ना, मैं आपको कहता हूं कि गारंटी की मक्खन जैसा इसको समझा दूंगा मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका क्या है? नागरी लिपि के विधा की अगर पूछा जाए तो आप कहना निबंध है। नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। इस पाठ के लेखक का अगर नाम आपसे पूछे तो इसका नाम है गुणाकर मूल्य। इन पाठ के लेखक का नाम अगर आपसे पूछे तो इनका नाम है गुणाकर मूल्य। अगर इनका जन्म के बारे में आपसे पूछे तो 1935 को इनका जन्म हुआ था, यानी एसबीआई बैंक की स्थापना जो शायद 1935 है, वही इनके जन्म का भी साल है। कहाँ हुआ था सर? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में भी कहाँ पे सर? तो अमरावती में हुआ था। महाराष्ट्र में अमरावती में हुआ था। उन्होंने 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तक का प्रकाशन किया एवं 2009 में इनका निधन हो गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों, नागरी लिपि के जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ, तो आप डायरेक्ट कहिएगा 1935 की। लेकिन इनकी डेथ की अगर बात किया जाए, यानी मृत्यु की अगर बात किया जाए, तो 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2009 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कितने अधिक लेख लिखे हैं? तो लेख की बात किया जाए तो इन्होंने 2500 से अधिक लेख को लिखने का कार्य किया है, लेकिन 30 पुस्तक लिखने का इन्होंने काम किया है। तो यहाँ से बनने वाला पहला क्वेश्चन की नागरी लिपि क्या है, विधा क्या है? तो निबंध है। इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। जन्म 1935। जन्म कहाँ? महाराष्ट्र में, अमरावती में। कितने लेख लिख चुके हैं? 2500 से अधिक। और कितनी पुस्तक छप चुकी है? 30 से अधिक। जन्म कब हुआ? 1935। मृत्यु कब? 2009 में। इतनी बात क्वेश्चन जब लेखक से हो जाएगा, फिर आप आएंगे इसको अगले वाले। इनकी प्रमुख रचना, इनकी जो प्रमुख रचना है उनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अक्षरों की कहानी इनकी प्रमुख रचना है। इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत की महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मंडली भारत महान वैज्ञानिक, सूर्यमंडल, नक्षत्र, लोग। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया। पहला है कि सूर्यमंडल या सौर्यमंडल ये किसके हैं? तो आप कहना कि सौर्यमंडल गुणाकर मूल्य जी का है। सूर्य उसका नक्षत्र किसके हैं? तो यहाँ नक्षत्र से भी बहुत प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अक्षरों की कहानी से भी लगभग क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए अक्षरों की कहानी किनके द्वारा लिखा गया, प्रमुख रचना है। तो आप कहेंगे सर गुणाकर मूल्य। तो 2-3 तो मैंने आपको यूं ही बता ही दिया है, और बाकी का जो मैं है अब आगे इधर बताता हूँ आपको। देखो अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा, या अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से ये मिलेगा। देखो ये है मैक्स मुलर वाला। ये अब यहाँ से देखो, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। तो नागरिक लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। और नागरी लिपि जो है उसको नंदी लिपि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नंदी लिपि कहते हैं। दक्षिण भारत में कहाँ कहा जाता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मेरे प्यारे बच्चों ये जो नागरी लिपि है इनको क्या कहा जाता है? नंदी लिपि कहा जाता है। आपसे पूछा गया था डायरेक्ट कि बताओ नंदी लिपि किसे कहा जाता है? तो नंदी लिपि की जब बात आए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो नंदी लिपि किसी और को नहीं कहा जाता है, नागरी लिपि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागरी लिपि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागरी लिपि को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि अकबर ने अपने समय में सिक्के में राम सीता का चित्र बनवा करके राम सिया किया लिखवाया था। राम सिया लिखवाया था अकबर ने अपने समय के सिक्के में, यानी जब अकबर ने अपना समय आया था अकबर का, तो उस समय उन्होंने क्या किया था? अपने सिक्के के अंदर
जिनका नाम लिखवाया था उनका नाम था राम सिया। तो बस पूछेगा आपसे कि राम सिया अपने सिक्के पर किसने चित्रण करवाया था? तो अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। अगली बातों को याद रखिएगा। उत्तर भारत की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। ये क्वेश्चन तो इतना भी क्वेश्चन है कि मैं क्या ही कहूँ। इस क्वेश्चन को तो मंगलसूत्र की जैसे बांध लो मेरे प्यार। कह रहा है कि नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। 8वीं 9वीं सदी में देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बनी थी। प्रादेशिक लिपि बनी थी, यानी प्रदेशों में इसके लेख छपने शुरू हो चुके थे, इसलिए प्रादेशिक लिपि बन चुकी थी। नागरी लिपि के आरंभिक लेख बिंदु पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश में मिलता है। यानी एक पर्वत है जिसका नाम है, कौन सा पर्वत? दक्कन का पठार जिसे आप कहते हैं, दक्कन प्रदेश से मिलता है। बिंदु विंध्याचल पर्वत है, उसे कहते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख बिंदु पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश में मिलता है। एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को काटकर बनाया गया था। यानी ये जो मंदिर है ये कैसे बनाया गया था? तो एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को काट के जैन गणितज्ञ महाविराज ने तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैन गणितज्ञ महाविराजाचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना किया था। याद रखना कि गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? तो गणित सार संग्रह की रचना गणितज्ञ थे, उनका नाम था महाविराजाचार्य। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलागोला स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल स्थान है। यानी यहाँ से प्रश्न बना है। मैं यहाँ से खासकर तौर से कितनी बार प्रश्न देख चुका हूँ कि कर्नाटक प्रदेश के श्रवणबेलागोला स्थान जैन धर्मों का एक प्रमुख स्थल है। पूछेगा कि बताओ जैन धर्मों का प्रमुख स्थल निम्नलिखित में कौन है? तो यह है श्रवणबेलगोला। कहाँ का है? कर्नाटक प्रदेश का। अब आइए, ये तो प्रश्न था जो बहुत ज्यादा अभी तक बना है ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो क्वेश्चन था। लेकिन अब वो क्वेश्चन को देखते हैं जो सब्जेक्टिव में है कि नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। यानी करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने, इस पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इन अक्षरों में स्थिरता आने लगी। यानी क्या हुआ कि करीब 2 सदी पहले, यानी 200 वर्षों पहले इस लिपि के टाइप बने। टाइप का मतलब है कि इसके फॉन्ट देखा गया, फॉन्ट कैसा था वो बना, फिर उसके बाद इसमें पुस्तक छपने लगे, यानी बुक वगैरह भी इसमें छपने लगे। फिर लोगों ने जब बुक वगैरह को छपते हुए देखा, तो धीरे धीरे इस अक्षर की क्या होने लगी? यूज होने लगी, जिस कारण से इस अक्षरों की स्थिरता आने लगी और लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो याद रखना, देवनागरी लिपि में हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिंदी, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भी देवनागरी, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है नेपाली, मराठी, संस्कृत, हिंदी। ये सारी भाषाएं जो होती है वो किसमें लिखी जाती है? देवनागरी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, देखना। तीसरे प्रश्न है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों को देवनागरी का संबंध बताया? लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि इत्यादियों से संबंध किसको बताया? देवनागरी लिपि का संबंध। लेखक ने भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। किन भारतीय लिपि से? तो हमारी बंगाली जो लिपि है, हमारी जो नंदी लिपि है, नागरी ब्राह्मी लिपि है, ये सारी लिपियों का संबंध किन से है? तो ये सारी लिपियों का संबंध हमारा देवनागरी लिपि से है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, इनके विवरण दें। तो नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें बिंदु पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलता है, मैंने अभी बताया भी था। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें बिंदु पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलता है। इतना हो जाने के बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ेंगे कि नागरिक लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे स्टार लगा देता हूँ कि नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया। कहा जाता है कि कई कारण से इसे नागरी लिपि को देवनागरी कहा जाता है। पहला कारण इन्होंने बताया है कि कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था, जिस कारण से इस लिपि को क्या कहा जाता है? नागरी लिपि। इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। नागर लिपि कहने का ये एक कारण पहला था। दूसरा कारण था कि काशी के पंडितों का मत है कि काशी देवभूमि है और सब इस लिपि के काशी में हुआ है, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। और इसी प्रकार कई मत देखने को मिलते हैं जो कि इस संदर्भ में बताती है कि नंदी नागरी लिपि का क्यों कहा जाता है इसे देवनागरी लिपि। नागरी लिपि कब तक
देशिक लिपि थी, सार्वदेशिक। नागरिक लिपि 8वीं 9वीं सदी में सार्वदेशिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग लिपि का प्रयोग हो रहा था, इसलिए इसे सार्वदेशिक माना जाता है। जो सभी देशों में प्रयोग होने लगे उसे सार्वदेशिक कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, जो गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार भारत में आने वाले 8वीं सदी और 9वीं सदी के अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया था। यानी हमारा कुछ प्रदेश था जो छोटे छोटे टुकड़े में पहले टूटा, जैसे कन्नौज हो गया, उसके बाद अवंती हो गया, उसके बाद बहुत सारा था, उस पर उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा जमा दिया। तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आने वाले 8वीं सदी के पहले अवंती प्रदेश के अपना शासन खड़ा कर लिया था। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। ये चैप्टर बहादुर हम बाद में पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर। ये भी है चैप्टर हिंदी का होता है, आना मत भूलिएगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो भी बनने वाले कुछ क्वेश्चंस इसमें थे मैंने उनको बता दिया है। अगर आपने एक बार में नहीं समझा, एक और बार प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक आपको अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। साथियों उम्मीद है कि आप मुझे छोटा सा प्यार देंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके छोटे से क्रिएटर को भी हेल्प करो। देखो मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम है लेकिन मेहनत इतनी ज्यादा है। लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, बहुत मजा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान